और आइए अब शुरुआत करते हैं न्यूज 24 की कोरोना पर सबसे बड़ी कवरेज की। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने डॉक्टर, एक्सपर्ट्स, जो कोरोना को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में हैं, एक्सपर्ट्स जवाब देंगे। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आज भी रिकॉर्ड टूटे हैं। आज देश में कोरोना के मामले 4 लाख के करीब जा पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,79,257 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों आंकड़े अब तक के लिहाज से सबसे ज्यादा हैं। अब तक ना तो कभी 3,79,000 के करीब नए केस आए थे और ना ही 3,645 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि राहत की बात इन सबके बीच यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,69,507 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं, घर लौटे हैं। और इसी के साथ देश में अब कुल संक्रमितों की जो संख्या है 1,83,76,524 पर जा पहुंची है। आपको बता दें, इनमें से 2,04,832 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 30,84,814 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर कुल मिलाकर कर कहें तो कोरोना से हर तरफ हाहाकार है और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। आज हमारे साथ पैनल में कई बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हर सवाल के जवाब आपको देंगे, आपके हर असमंजस को, कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टरों से हम जानेंगे। देखिए, सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं आज न्यूज 24 इन जाने माने डॉक्टर्स से पूछेगा। सबसे पहले तो आखिर ये कोरोना का जो दौर है कब तक चलेगा, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं पीक, बार बार आप सुन रहे हैं पीक आने वाला है, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? देखिए, हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर अनूप कुमार एचओडी यूरोलॉजी सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिकल डायरेक्टर LNJP हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर DK गुप्ता CMD फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर संदीप जसूजा प्रोफेसर एंड HOD ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी SMS अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MD मोहम्मद मुबशिर अली MD जनरल मेडिसिन अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर अनूप, मैं आप ही के पास आते हुए सर यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम सब ये बार बार कह रहे हैं और आज तो ये लग रहा है कि क्या सही वही होता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 लाख के पार तो आ ही रहे थे केसेस, अब 3,79,000 सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामले और मौतों की संख्या भी रिकॉर्ड टूटी है। तो क्या वाकई उस पीक की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नंबर ऑफ केसेस पिछले 7 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, बट अभी भी पीक की तरफ अभी हम क्लोज नहीं है। पीक आने में अभी और समय लग सकता है, इसलिए ये कहना गलत है कि अभी हम बहुत क्लोज आ गए। पीक के नंबर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार ये लोगों से अनुरोध कर रहा है कि प्लीज घर से बाहर ना निकलें, डबल मास्क लगाएं। अब एक सिंगल मास्क का भी कोई जरूरत नहीं रहा है, डबल मास्क आपको लगाना है और लोग घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे 3-4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है भारत के लिए। नंबर जो है 4 लाख तो क्रॉस कर ही रहे हैं, 5 लाख भी जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसमें सभी को सहयोग देना है भारत सरकार का, ताकि हम इस लड़ाई को जीत सके। डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर अनूप बने रहिए आप हमारे साथ। मैं विपनेश बात कर रही हूँ। डॉक्टर सुरेश कुमार, ये जो सवाल है बहुत गंभीर है, ये आम जनता के सर सवाल हैं जो आज हमने इस चर्चा में उठाए हैं। पहला सवाल यही सीधा सा सवाल है सर, ये कोरोना का दौर कब तक चलेगा? आम जनता ये सवाल पूछ रही है। देखिए, ये जो दौर है 1-2 वीक में खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कि कब साहब ने बताया कि नंबर अभी तो बढ़ रहा है, तो काफी अभी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कितना टाइम ये पीक करेगा ये कहना, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन है वो मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर आधारित होते हैं, पर कई बार वो जो मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल सही साबित होता है, कई बार गलत साबित होता है। इट इज नोबडी नोज कि कब ये संख्या स्टेबल हो जाएगी और कब डाउन जाएगा। देयर आर ओनली आइडियाज एंड सम एक्सपर्ट्स सेज कि ये 2 हफ्ते बाद पीक करेगा, मई 15 तक ये पीक करेगा, उसके बाद 3rd वीक में मई में डाउन होना शुरू होगा। तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो वायरल की डायनेमिक्स आप देखते हैं, वायरल का जो प्रीवियस जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अब पीक नजदीक है और 2 से 3 हफ्ते में ये शायद स्टेबल होगा और उसके बाद डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट टाइम में ये जो संख्या है
ये ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन सर सवाल ये है कि क्या ये खतरनाक है? पहले दौर और अब के दौर में ये क्या ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा प्रभावी है? निश्चित रूप से खतरनाक है, निश्चित रूप से खतरनाक है। यदि हम पिछले साल के मुकाबले में देखें, पिछले साल हमने 12,000 से ज्यादा पेशेंट हमारे लोकनायक अस्पताल में ठीक करके घर भेजे थे, और पिछली बार जो पेशेंट आ रहे थे उनका प्रोफाइल देखें तो वो चलते फिरते थे, उनका ऑक्सीजन 92, 93 से ऊपर ही रहता था। बहुत कम लोगों का, 100 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते थे जिनको आईसीयू बेड की जरूरत होती थी। अब जो प्रोफाइल है वो ऐसे आ रहा है कि 100 पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं हॉस्पिटल में, तो 100 में से 99 को आईसीयू की जरूरत होती है। इतना ज्यादा भयंकर नहीं, लेकिन मैं सर इस पर आपका भी जवाब चाहूंगी, लेकिन डीके गुप्ता सर मैं आपको जोड़ते हुए ये सवाल आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सर कह रहे थे कि 100 में से 99 जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। WHO ये कहता है, मैं कल ही एक रिपोर्ट WHO की देख रही थी, WHO का ये कहना है कि 15% से कम ऐसे लोग हैं भारत में जिनको अस्पताल में जरूरत है देखभाल की। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, पता नहीं है कैसे खुद को देखना है, संभालना है, घरों के भीतर अस्पताल पहुंच जा रहे हैं और इसलिए बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं। ये WHO की अपनी रिपोर्ट कहती है। तो ये दोनों बातों में तो सर अंतर है, जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। WHO ये कहता है कि यदि हमारे पास 100 कोरोना के पेशेंट है, 100 कोरोना के पेशेंट है, तो उसमें 85 को कुछ नहीं होगा, घर पे ही वो बिना ऑक्सीजन के ठीक हो सकते हैं। 15 पेशेंट्स में कोरोना के सिम्टम सीवियर होते हैं, बुखार होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उनमें से 100 में से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको की आईसीयू की आवश्यकता है। तो वो जो 5% है, यदि आप दिल्ली पॉपुलेशन टॉप करोड़ से ज्यादा लगाएं, अब उससे 5% आप लगा लीजिए, कितना हो गया? तो क्या वही 5% के गुप्ता, वही 5%? क्या इतनी बड़ी आबादी है 5% की जो अस्पतालों में पहुंच रही है? हम देख रहे हैं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किल्लत है। डॉक्टर डीके गुप्ता, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है जी, 30% लोग इन्फेक्टेड है, और उसका 5% आप लगा लीजिए, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, और उसका 5%, तो कितने लोगों को? सर यही सवाल डॉक्टर डीके गुप्ता साहब से भी। जी डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट या इंग्लैंड वाला जो सबसे कॉमन पाया जा रहा है, ये इसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, स्प्रेड रेट ज्यादा है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें पूरी 1.38 बिलियन 135 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 15% जिनको हॉस्पिटल चाहिए बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और सही बात है 85 to 90% लोग ऐसे होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्ड होते हैं, जिनको L1 केयर चाहिए, होम आइसोलेशन चाहिए। लेकिन चूंकि उनको L1 केयर भी अच्छी नहीं मिल पा रही है, वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, उनकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो रही है, एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो L1 से वो L2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है। और चूंकि उनको टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, डिले मिल रहा है ऑक्सीजन में, पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल ओवरलोडेड है, नर्सेस ओवरलोडेड है, डॉक्टर ओवरलोडेड है, तो वो उनको आईसीयू से वेंटिलेटर में शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट्स हैं, और इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसमें 1% भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो 1% भी बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे देश में। ठीक है सर, अगला सवाल, अब ये कब समझें कि वो क्लिक कब करना चाहिए? कोई अगर इस वक्त होम आइसोलेटेड है, वो कब समझे कि अब मेरा वक्त है अस्पताल जाने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसे कौन से डेंजर साइन है जब आपको सोचना चाहिए कि हमें अस्पताल जाना है। पहला ये कि अगर आपका सैचुरेशन 93-92 से नीचे फॉल हो रहा है, आपको 8-10 दिन से ज्यादा हो गए लगातार हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सांस में तकलीफ हो रही है, सांस तेज आ रही है, सांस लेते हुए दर्द हो रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको दौरे पड़ रहे हैं, हाथ मुंह नीला हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फॉल हो गया है, ड्राउजीनेस हो रही है, स्लीपीनेस हो रही है, उठाने से उठ नहीं रहा है बंदा, तो ऐसे टाइम पे आपको तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए या इमरजेंसी की तरफ जाना चाहिए। और आपको अपने ऐसे पेशेंट जो कोमॉर्बिड है, जो थोड़े ज्यादा सीरियस है, इनकी मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इनके पास अटेंडेंट जो होना चाहिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उनका सैचुरेशन चेक करना है, उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, उनका टेम्परेचर चेक करना है, उनको हैंड हाइजीन करवाना है, मास्क लगा के रखना है, अपनी सेफ्टी पर ध्यान रखना है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम है तो तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर से हॉस्पिटल में संपर्क करें। ठीक है डॉक्टर संदीप, आपके पास आते हुए ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर दोनों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन की मैं बात करूंगी, लेकिन सर ऑक्सीजन जो मीटर है, ऑक्सीमीटर, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें? घर बैठे ये लोग जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम होम आइसोलेशन उन पेशेंट्स को करते हैं जिनका सैचुरेशन 95 से अबव रहता है। तो अब 95% से अबव रहता है तो उनको होम आइसोलेशन है, और उससे नीचे रहता है तो हम हॉस्पिटल के लिए एडवाइस करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है वो एक अच्छी क्वालिटी का और गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम लोग एक्यूरेट उसको मेजर कर सकें। और जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो टिप्स है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्यूरेट्स होते हैं,
तो हम इसको जरूर, अगर हम कोई भी पेशेंट होम आइसोलेटेड है तो दिन में 2 या 3 बार अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन करें। अगर उनका सैचुरेशन 95 से नीचे जाता है या 90 टू 95 के बीच में रहता है तो तुरंत उनको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए अपना, और उनको आगे का सीटी स्कैन और अपना सीटी स्कोर देखना चाहिए। अगर फिर इश्यू आता है तो हॉस्पिटलाइज होकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है सर, पल्स और जो पीआई है दोनों में क्या उनको भी चेक करते रहना जरूरी है? क्योंकि सिर्फ हम सैचुरेशन लेवल देखते हैं वो 94 से नीचे तो फिर सतर्क होते हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें पल्स की भी रेट आती है, और उसमें पल्स ऑक्सीमीटर कितने से कितना रहना चाहिए सर? तो जो पल्स है वो अगर 100 से ऊपर होती है तो इन्फेक्शन के चांस होते हैं, और वो टैकीकार्डिया एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। तो 100 से नीचे अगर पल्स है, सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप होम आइसोलेट रहिए और अपना जो भी फीवर का है ट्रीटमेंट वो करते रहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट है 6-7 डेज में आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो इस वक्त वायरल है, इसलिए मैं कुछ चीजें आप लोगों से चाहती हूँ उस पर क्लियर करें। और डॉक्टर मुबशीर सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ अब इसमें, क्योंकि जो टैपिंग होती है, ऐसे बड़े वीडियोस मैंने देखे, एक नए थेरेपी बताया जा रहा है इसे, कि टैपिंग आगे चेस्ट पे और फिर बैक पे, पीठ पे टैपिंग करने से और थोड़ा सा जोर से टैपिंग करने से ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा सकता है। एक ये थेरेपी चल रही है। दूसरा, एक डॉक्टर को ही मैं सुन रही थी, जो डाइटिशियन थी, वो कह रही थी कि जिनको ऑक्सीजन लेवल में दिक्कत आ रही है वो जूस न लें, ये आपको खराबी कर सकता है। ये दोनों तथ्यों पर सर क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वायरल वीडियोस और वायरल फॉरवर्ड्स है, जो कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। आप जब भी ऐसे व्हाट्सएप वीडियोस या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आप रिसीव कर रहे हो, काइंडली रीचेक करें, एक ऑथेंटिक सोर्स से रीचेक करें या एक डॉक्टर से रीचेक करें बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये सारे चीज़ें व्हाट्सएप द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा फॉरवर्ड हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। तो इसीलिए काइंडली आपके जो डॉक्टर होते हैं या आपके जो हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम है उनसे आप सलाह करिए बिफोर कंफर्मिंग दिस, और कोई ऐसी न्यूज़ पे आप बिलीव ना कीजिए। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने का सर योगा या प्राणायाम के अलावा जैसे ज्यादा पानी पीना या फिर कुछ और विकल्प है जिसके जरिए हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख पाए शरीर में, घर बैठे बैठे, कोई कोविड पेशेंट है या ना भी हो तो भी? देखिए, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड है उसमें पानी तो ज्यादा पीना ही है। जो बेसिक लेवल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं टू मेंटेन द लंग स्पेसेस सैंक्टिटी, तो वो आप बेसिक लेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल्स अगर 94% से कम है तो ऐसे एक्सरसाइजेस भी मना है, क्योंकि और भी उनको दिक्कत हो सकती है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ऑक्सीजन लेवल्स 94 के ऊपर हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोन पोजिशनिंग जो बोलते हैं, उल्टा सोना, उसको भी आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 घंटे कोई इंसान सो रहा है, उसमें 1 या 2 घंटे का प्रोन पोजिशनिंग करने से थोड़ा सा जो नीचे के जो लंग लोब्स हैं या जो लंग एरियाज हैं उसको ऑक्सीजनेशन फैलता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए सर, जब ऑक्सीजन की बात हो रही है, आपने बोला कि जो हम पेट के बल लेट करके वो जो तरीका है 2 घंटे या जब तक आप उसमें खुद को ओके मानते हैं तब तक उस पोजीशन पर आप लेट सकते हैं और उससे आपको फायदा होगा। लेकिन किसी का ऑक्सीजन लेवल, मानिए क्योंकि कोविड पेशेंट तो खुद ही आइसोलेटेड है, वो अलग है लोगों से, वो खुद अपना देख रहा है, चेक कर रहा है सारी चीजें, उसे क्या महसूस हो तो फिर दूसरों की हेल्प के लिए उसको बुलाना चाहिए, घर के लोगों के लिए, या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए? सांस कितने लेवल तक गिरना चाहिए? जैसे कि मेरे कलीग्स ने भी कहा है, 94% एज पर ICMR गाइडलाइंस कट ऑफ वैल्यू है। पल्स ऑक्सीमीटर तो उनको चेक करते रहना है। अगर उसके अतिरिक्त उनको जो है, अगर छाती में दर्द हो रहा है या खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है, तो इनको डॉक्टर से सलाह करके एडमिशन की जरूरत होगी। मानिए सर 92 या 90 आ गया, तो क्या इसके बाद दोबारा चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा ये तमाम एक्सरसाइजेस करके फिर से 94 के अप चला जाए, और इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं? बढ़ सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, पैनिक होने की तो जरूरत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट रह सकता है, बट स्टिल एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि डीके गुप्ता सर एक पॉइंट रखना चाहते हैं, जरूरी उनको है। सुन लेते हैं उसके और बाद। डॉक्टर अनूप जी सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता सर प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि उस टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन कम क्यों हो रहा है, मरीज को बुखार तो नहीं, बहुत बार ऐसा होता है बुखार बहुत तेज होता है, उसकी वजह से मतलब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है, इसलिए सैचुरेशन फॉल करता है। तो खास करके जो करंट पेशेंट आ रहे हैं उनमें 10-12 दिन तक रोज बुखार आ रहा है, तो लोग बुखार की दवाई टाइम पे नहीं खाते, तो इसलिए भी सैचुरेशन कम फॉल होने के चांसेस है। तो आपको 6 to 8 आवर्ली आपको पैरासिटामोल टाइम पे लेनी, जिससे बुखार ना आए। अगर आपको चेस्ट में कंजेशन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करके MDI, आजकल इनहेलर आ गए बहुत सारे, ब्यूडीकॉट और डुओलिन या लिवोलिन के, वो आप लेते रहे, उससे कंजेशन खुला रहेगा। और प्रोन जैसे इंटरमिटेंट प्रोन पोजीशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, वो प्रैक्टिस करें और पैनिक ना करें, स्ट्रेस ना करें। पैनिक और स्ट्रेस करने से भी आपकी बॉडी का BMR बढ़ जाता है, उससे भी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना रूट कॉज क्या ऑक्सीजन कंजम्पशन, उसको पहले खत्म करो, तब हमें अगर नहीं हो रहा है इससे आपने सही बात कही है सर, इसका तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तमाम डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स हैं, सभी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके सवाल हैं, उन्हीं के जवाब ये तमाम एक्सपर्ट दे रहे हैं। और डॉक्टर अनूप, मैं अब आपके पास आती हूं सर, कब तक कोरोना का ये दौर चलेगा, इसका जवाब हमें मिल गया, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। क्या पहले से ज्यादा ये लोकल स्ट्रेन खतरनाक है? हाँ है, इसका जवाब भी मिल गया। और साथ ही अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फायदा क्या है सर, ये जनता आपसे जानना चाहती है। डॉक्टर अनूप, देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिवाइस होता है जो इन एयर, जो हमारी हवा में से ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सेपरेट करके नाइट्रोजन को वापस रिफ्लक्स कर देता है और ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके तो ह्यूमिडिफाइड करके फिर वो हमारे जो मास्क के थ्रू हमें दे देता है। इसको हम कहते हैं आप घर में इसको यूज कर सकते हैं, या वो पेशेंट जैसे अभी हमने बात की 90% जो पेशेंट हैं जो घर पर आइसोलेशन होकर हम उनको घर पर मैनेज कर सकते हैं, या जो कोविड केयर सेंटर्स हैं यहाँ पर पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन, वहां हमको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है कंट्री में, इसलिए इनको इम्पोर्ट किया जा रहा है या प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही आगे जाने वाले टाइम में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने कुछ बेड्स जो है, जैसे अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है वो घर पर या कोविड केयर सेंटर में ही रहकर कॉन्सेंट्रेटर की मदद से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। जो लेकिन ये पेशेंट्स सिर्फ माइल्ड केसेस के लिए सर, हाँ, जो पेशेंट इसके बावजूद भी डिटोरेट करते हैं, तो जैसे गाइडलाइंस है कि अगर आपका पल्स ऑक्सीजनेशन जो है 90% से कम जाता है या रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा चला जाता है, ये हमारे साइंस है सीवियर इन्फेक्शन के, तब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 to 94 के बीच में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 24-30 के बीच में चल रहा है, ये पेशेंट फिर भी हम ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। अपने आप ना यूज करें, मैं अगेन बोलना चाहूंगा, डॉक्टर की सुपरविजन में यूज करें, क्योंकि इन डिवाइसेस से खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपने प्रॉपर फ्लो और प्रेशर नहीं यूज किया तो लंग्स को डैमेज भी कर सकता है। सर ये जो इस बार का स्ट्रेन है, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये हवा में भी है, ये ऐसा वायरस है कि हवा में भी है। तो जब घर में मानिए कोई कोविड पेशेंट हमारे घर में है, खिड़की दरवाजे क्या हमें खोलकर रखने हैं? और अगर खोलकर रखते हैं तो एयर पास होगी इधर से उधर, तो क्या उसके माध्यम से भी घर के अन्य लोगों को संक्रमित होने का डर है? ये ठीक है ऐसा करना या बंद रखना ठीक है? कि अगर घर में कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव है, आपने उसको एक अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया, तो जिस कमरे में वो है उसके खिड़की दरवाजे भी खुले होने चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अब आया लैंसेट में जो एरोसोल से वायरस जा रहा है, 3 से 4 घंटे एयर में ये सर्वाइव कर सकता है। तो अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन ऑन रखेंगे तो वो एयर में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो जो है वहां से कमरे से बाहर जा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। नंबर 2, मास्क घर में भी पहनना बहुत जरूरी है। मास्क को आपको पहनना ही पड़ेगा। अगर आप 2 से मास्क का जिक्र किया है सर आपने, और इसी से जुड़ा हुआ आम जनता का एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपसे मैं इसका जवाब चाहती हूँ। डबल मास्क का टाइम आ गया है सर, डबल मास्क सजेस्ट किया जा रहा है, सही तरीका क्या है इसके इस्तेमाल का, क्योंकि कई लोगों का दम घुट रहा है उसमें। डबल जो मास्क है उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि आईसीयू में ड्यूटीज करते हैं या जो वार्ड में जाते हैं या इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। आम पब्लिक को डबल मास्क की अभी आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो मास्क है दैट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। सिंगल जो मास्क है वो आम लोगों के लिए उचित है। हम काफी हॉस्पिटल्स में देखते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत सारा
कैजुअलिटी एरिया है, क्राउडिंग है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ये वायरस है 4 से 7 घंटा तक जो एरोसोल्स के रूप में वातावरण में रहता है, क्लोज एनवायरनमेंट में भी रहता है, इसलिए आपको मास्क तो सिंगल मास्क ही पहनना एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द WHO एंड रिकमेंडेशन ऑफ द ICMR इज कि आपको सिंगल मास्क इज सफिशिएंट, बट दोज हु आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द पेशेंट केयर सर्विस, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर, जी दे कैन वियर द। सर, लेकिन सवाल फिर ये उठता है, कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क, क्या दोनों एक रूप में ही कारगर है? यदि आप कपड़े का मास्क और सर्जिकल मास्क एक साथ यूज करेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको अंदर से सफोकेशन फील होगा और आप नहीं पहन पाएंगे। नहीं, हम लोग क्योंकि ये है बहुत ज्यादा ये खबर है और हम लोग रेगुलरली डबल मास्किंग कर रहे हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है? हम खुद इस प्रोग्राम में बैठे हैं, लेकिन एडवांटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डबल मास्क के बाद भी आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे, ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि आपने 2 मास्क पहने और उसका 1000 लोगों का स्टडी किया उसके बाद आपको इन्फेक्शन से बच गए, ऐसा नहीं है। आप 3 भी मास्क पहनेंगे तो भी आपको जो इन्फेक्शन है उसमें जो ट्रांसमिशन का रेट है उसमें कोई अंतर नहीं है। सिंगल मास्क इज एज गुड एज 2 मास्क और 3 मास्क। ठीक है, देयर आर वेरी स्टडीज। ओके सर, एक सवाल डॉक्टर अनूप से रह गया था जब हम मास्क की बात कर रहे थे। डॉक्टर अनूप, आप बता रहे थे मास्क सभी को पहनना जब घर में जरूरी है, तो क्या कोविड पेशेंट जो है वो भी पहने और बाकी घर वाले भी पहने? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कोविड पेशेंट को भी पहनना है, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी पहनना है, दोनों को पहनना जरूरी है। देखा गया है कि अगर दोनों पेशेंट है और जो रिलेटिव दोनों ने मास्क पहना हुआ है और के बीच में डिस्टेंस है तो कोविड ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लेकिन अगर सर रूम इस प्रकार का है कोविड आइसोलेटेड पेशेंट का कि जो इधर से उधर हवा पास होती है वो सिर्फ उसी के रूम में इधर से उधर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, घर के दूसरे हिस्से को नहीं छूती है, तब भी? देखिए, बिल्कुल आपको मास्क इसलिए पहन के रहना है क्योंकि कभी ना कभी आप उनके पेशेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं। जब आप उनको खाना देने जा रहे हैं या कोई दवाई देना चाह रहे हैं या उनको टेम्परेचर खुद चेक करने जा रहे हैं, तो इन सब में आपको संभावना है कि आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा कि आपके वो रिश्तेदार है, नियर डियर है, आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मास्क हमेशा लगा के रखें। और इस समय ज्यादा चांसेस है क्योंकि जो नया स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड कर रहा है, इसलिए इस समय तो बहुत जरूरी है कि हमेशा मास्क लगा। बहुत जरूरी जानकारी सर आपने दी है। डॉक्टर DK गुप्ता सर, मैंने आपको फोन भी किया 2 से 3 बार। मैं जानना चाहती हूँ, ये आम जनता का सवाल है जो हमसे भी पूछा जाता है, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे सर। 1 BHK फ्लैट है, किसी के पास एक ही रूम है, किसी को बॉडी पेन है और हल्का फीवर है, टैबलेट खाने के बाद वो चला गया, अन्य सदस्यों को भी है। इस स्थिति में क्या किया जाए सर? ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास ज्यादा, क्या टेस्ट कराने की जरूरत है? ठीक हो गए हैं वो विदिन 2 डेज, लेकिन थोड़ी वीकनेस है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जो 1 BHK 2 BHK घर में रहती है, तो उसमें होम आइसोलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके कुछ रूल्स हैं छोटे घर में कैसे में काम करना चाहिए। पहले तो छोटे घर में अगर कोई बंदा सस्पेक्ट है या पॉजिटिव है तो बिल्कुल आवाजाही बंद कर देनी चाहिए, ना तो कोई घर से बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। दूसरी बात, वो प्रॉपर वेंटिलेशन करना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि एयर में सस्पेंड रहता है 3-4 घंटे के लिए वायरस। तो तीसरी बात, जो अगर 2 वॉशरूम हैं तो एक वॉशरूम डेडिकेटेड हम इसको देते हैं जो सस्पेक्ट है पॉजिटिव, बाकी लोग दूसरा यूज करेंगे। अगर एक ही वॉशरूम है तो सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं पहले वो सारे वॉशरूम यूज करेंगे, लास्ट में ये बंदा पॉजिटिव है सस्पेक्ट यूज करेगा और जाने से पहले और जाने के बाद उसको सैनिटाइज करेगा। तीसरी बात, खाने के जिसके बर्तन यूटेंसिल्स हैं सारे वो अलग रखे जाएंगे। अगर एक कॉमन किचन है वहीं खाना पड़ रहा है तो लास्ट में व्यक्ति खाना खाएगा, अपने बर्तन खुद साफ करेगा, क्लीन करेगा और उनको सेपरेट करेगा। जितने कॉमन एरियाज है उसमें सब में अवॉइड करेगा। इसका टूथब्रश, सेविंग किट, जितना सारा सामान पर्सनल उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो अगर इस तरह का भी ध्यान रखेंगे तो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हम बात कर रहे हैं, दोनों लोगों को मास्क लगाना है, सर्जिकल मास्क लगाना है। प्रीफरेबली अगर पॉजिटिव पेशेंट तो डबल मास्क लगा सकते हैं। और मास्क में फिर मतलब मास्क 3 तरह के होते हैं। N95 मास्क है, दैट इज ओनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो 95 प्रोटेक्शन देता है, 95% प्रोटेक्शन देता है सिर्फ कोविड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा है सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल प्लाई, जिसकी ट्रिपल लेयर की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए जो हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं।
और तीसरा है जो जिसका पैसे नहीं है, कह रहे हैं हम लोग डॉलर नहीं खरीद सकते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो फैब्रिक मास्क यूज कर सकते हैं। फैब्रिक में भी 3 लेयर मास्क बनाया जा सकता है। पहली बाहर की लेयर पॉलिस्टर की होनी चाहिए जो नॉन एब्जॉर्बेंट है, मतलब उसमें कुछ भी सोखा नहीं जा सकता, कोई खांसता छींकता है तो वहां से बाहर रिपल्शन। बीच में उसमें एक नॉन वुवन लेयर डालते हैं जिसमें से फिल्टर होकर एयर अंदर आएंगे, और लास्ट वाली जो एयर होती है अंदर की तरफ जो हमारे नाक और उसको टच करेगी लिप्स को, वो होगी कॉटन की एब्जॉर्बेंट लेयर की। अगर आप खांसते छींकते हो तो आपका जितने कण ड्रॉपलेट्स हैं वो उसी के अंदर स्टक हो जाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आप फैब्रिक मास्क भी ट्रिपल लेयर बना के यूज कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, उसको सही से रोज गर्म पानी में सोप एंड वाटर में धोना है, सुखाना है, उस पर रीयूज कर सकते हैं, तो भी आप काफी हद तक प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मास्क के साथ साथ आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखना है। अकेले मास्क इफेक्टिव नहीं है, जब हम तीनों चीजें साथ फॉलो करते हैं तभी हम उसको इफेक्टिव मानते हैं। सर ठीक है, 5 लोग हैं एक फैमिली में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। 5 से 6 लोग हैं, 3 लोगों को हल्का फीवर आया, बॉडी एक हुआ और पैरासीटामोल ली या विक्स 500 ली, वो ठीक हो गए, लेकिन उनको थोड़ी सी वीकनेस है। क्या किया जाए? टेस्ट नहीं कराया है लेकिन बेटर फील कर रहे हैं पहले से। नहीं, एक तो पहले टेस्ट कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो कोविड पेशेंट ही जो आप बता रहे हो, सिम्टम बता रहे हो, और रिकवरी फेज में है। रिकवरी फेज में नॉर्मली लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। अगर 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो वायरस जो है बॉडी के अंदर मर गया होगा, और अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो डीएनए घूम रहा होगा, तो वो इन्फेक्टिव नहीं होते हैं, तो वो रिकवरी फेज में। तो उनको एक तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए, नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन लेने चाहिए, फ्रेश जूसेस लेने चाहिए, नारियल पानी ज्यादा लेना चाहिए, नींद सही से लें, मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी लेते रहे। अगर उनको कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, फीवर दोबारा आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरे लोग भी हैं, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ नहीं करें, बट अभी उनसे दूर रखें। कम से कम 14 दिन का हमें आइसोलेशन रखना चाहिए, मिनिमम, आइडियली 21 दिन का। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ सर, ऐसे लोग जो मानिए पैरासिटामोल खाया ठीक हो गए और फिर वो आ गए दूसरे लोगों के साथ संपर्क में, क्या उनसे भी दूसरे लोगों को खतरा है इस वायरस की चपेट में आने का? 14 दिन तक वायरस हमारे ब्लड में घूमता है, इसको हम वायरेमिया बोलते हैं। उस टाइम वायरस सेड ऑफ होता है हमारे सीक्रेशंस में। सीक्रेशन कौन कौन से रखते हैं? नेजल सीक्रेशन, कफिंग में, ड्रॉपलेट्स में। इवन जब मैं बात कर रहा हूं और बात करते टाइम मेरी सांस बाहर निकल रही है, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, तो वो भी मैं इन्फेक्ट कर सकता हूं। तो अगर किसी को फीवर, कफ, कोल्ड है, थ्रोट पेन है, नाक में स्वाद नहीं है, ऐसे कोई सस्पेक्टेड सिम्टम है, ही इज कोविड पेशेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक वो प्रूव्ड नहीं है, आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं है, एचआरसीटी चेस्ट का होकर नेगेटिव नहीं है, तब तक वो कोविड पेशेंट ही है। उसको 14 दिन तक आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये डॉक्टर, अब बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है और जो लोग कहते हैं, खुद ही कहते हैं वायरल है और वो आ जाते हैं दूसरों के संपर्क में, लेकिन शायद ये समझने की बहुत बड़ी भूल है और यही कारण है कि हमारे देश में केसेस इस तरीके से बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यही वो अभाव है समझ का। डॉक्टर मुबशिर सर, मैं आपके पास आते हुए पूछना चाहती हूँ कि आज ही एक खबर सामने आई, 88,000 लोगों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी जब 1 तारीख से 18+ को लगेगा वैक्सीन, 88,000 या 88 लाख है, कुछ ऐसी संख्या, 28 लाख, 88 लाख जी सर। तो क्या ये जो वैक्सीनेशन है वाकई एक प्रोटेक्शन इसे हम कह सकते हैं? अगर दोनों डोजेस ले लेते हैं या फिर अगर एक डोज भी कोई लेता है तो हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, ये माना जा सकता है कि आप काफी हद तक खुद को सुरक्षित कर ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन के एक डोज से? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रिकॉशंस लेना है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ कोरोना से बचा सकती है वो है वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन। और इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और रही बात फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की, जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है बॉडी में जो पैदा होती है, वो फर्स्ट डोज के 2 या 3 हफ्ते के बाद होती है, एंड सेकेंड डोज के बाद भी ये 2 या 3 हफ्तों के बाद होती है, कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर कोरोना नहीं आएगा, आपको आ सकता है, बट इसकी सीवियरिटी आपको कम रहेगी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा, और आपको सिंपल होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट में आप रिकवर हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के बाद यानी कि कोरोना कम घातक है सर, ये कह सकते हैं? यस, बिल्कुल। ओके सर, मैं लौटती हूँ जल्दी से आपके पास। डॉक्टर अनूप, एक बार फिर से आ रही हूँ मैं। और रेमडेसिविर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या सर? बहुत चर्चा है इसकी और मारामारी भी हो रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा दर्शकों को, रेमडेसिविर एक बहुत ही लिमिटेड सेक्शन ऑफ पेशेंट्स में यूज करी जाती है और इसका ओवर द काउंटर यूज ना करें। रेमडेसिविर एक नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग होता है
और ये ATP का एनालॉग होता है। जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये वायरस का रेप्लिकेशन को स्लो डाउन कर देता है। लेकिन 3 से 4 बड़े आज तक के रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लैंसेट और NEJM में जो प्रकाशित हुए उसमें बताया गया है कि ना तो मोर्टेलिटी कम करता है, ना ही सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम करता है। सिर्फ एक स्टडी में लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल कम करता है, यानी 2 से 3 दिन पहले आपकी रिकवरी हो सकती है। इसीलिए WHO ने इसको एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में ही पहले इसको रिकमेंड किया था। अब उन्होंने अपनी लिस्ट से इसको हटा लिया है। इसलिए अब ये उसी पेशेंट पे लगाया जाता है जब आपका स्टेरॉइड देने के बाद, ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बाद भी आपका सैचुरेशन ड्रॉप करता रहता है, तो साइटोकाइन स्टॉर्म हमारा बढ़ता जाता है। क्योंकि सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही यूज करना है, एंड दैट टू इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत सर। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं लोगों के मन में जितने सवाल होंगे उनका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अनूप, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर मुबशिर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज 4 बजे से लगातार न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का महा एग्जिट पोल देखना, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इस ब्रेक के बाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।